थायराइड प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा कॉमन हैं। 100 में से 12 लड़कियों को थायराइड की दिक्कत होती है। अक्सर डायग्नोसिस तब बनता है जब पीरियड प्रॉब्लम्स की वजह से हम डॉक्टर के पास जाते हैं। वहाँ हमारे टेस्ट होते हैं और उनमें थायराइड निकल कर आता है। नमस्कार, मैं डॉक्टर केतकी तिवारी, कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट, और आज हम बात करेंगे कि थायराइड आखिर है क्या चीज़, थायराइड की वजह से लड़कियों को क्या दिक्कतें हो सकती हैं, इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है, और अगर आपको थायराइड डायग्नोज हुआ है तो आपको क्या स्पेशल प्रिकॉशंस फॉलो करने चाहिए। थायराइड हमारे गले में मौजूद तितली के आकार का एक ग्लैंड यानी ग्रंथि है, जहाँ कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन्स बनते हैं। T3 यानी ट्राई आयोडोथायरोनिन और T4 यानी थायरोक्सिन थायराइड ग्लैंड बनने वाले सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन्स हैं, जो हमारी बॉडी के कुछ मेजर ऑर्गन्स को सही ढंग से काम करने में हेल्प करते हैं। किसी वजह से अगर थायराइड हार्मोन्स का लेवल ऊपर नीचे हो जाए तो हमें बहुत सारे छोटे बड़े अलग अलग तरह के सिम्टम्स हो सकते हैं। जब हम T3 और T4 की बात करते हैं तब TSH के बारे में जानना भी जरूरी हो जाता है। TSH यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ब्रेन के पास पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है, और इस हार्मोन का हमारे थायराइड ग्लैंड से बहुत गहरा रिश्ता है। TSH ही डिसाइड करता है कि थायराइड ग्लैंड से कितनी मात्रा में T3 और T4 रिलीज होंगे। वहीं T3 और T4 भी उल्टे रास्ते पिट्यूटरी ग्लैंड को सिग्नल भेजकर एक कॉम्प्लेक्स फीडबैक पाथवे की मदद से वहां बनने वाले TSH हार्मोन का लेवल बदल सकते हैं। इस तरह T3, T4 और TSH हार्मोन्स का लेवल आपस में काफी कोरिलेटेड होता है। ये तीनों हार्मोन्स एक दूसरे के लेवल को ऑल्टर कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। यही वजह है कि जब हम किसी पेशेंट में थायराइड प्रॉब्लम सस्पेक्ट करते हैं तब हम सिर्फ T3 और T4 ही नहीं बल्कि TSH का लेवल भी मेजर करते हैं। थायराइड में होने वाली प्रॉब्लम्स को मेनली 2 कैटेगरीज में बांटा जा सकता है, हाइपोथायराइडिज्म और हाइपरथायराइडिज्म। हाइपो मतलब कम। हाइपोथायराइड कंडीशंस में थायराइड ग्लैंड नॉर्मल से कम काम कर पाता है, कम मात्रा में T3 और T4 हार्मोन्स बन पाते हैं। बहुत सारे अलग अलग रीजंस की वजह से हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट है ऑटो इम्यूनिटी। हाशिमोटोस डिजीज जैसी ऑटो इम्यून कंडीशंस में हमारी बॉडी अपने ही थायराइड ग्लैंड के खिलाफ कुछ तत्व बनाने लगती है, जिनकी वजह से थायराइड ग्लैंड सही ढंग से काम नहीं कर पाता और कम मात्रा में T3 T4 हार्मोन्स बन पाते हैं। ऑटो इम्यून कंडीशंस कॉमन होती हैं और हमारे शरीर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऑटो इम्यूनिटी की वजह से होती हैं। ऑटो इम्यून डिजीजेस के बारे में मैं अपने आने वाले वीडियोस में डिटेल में बात करूंगी। ऑटो इम्यूनिटी के अलावा और भी बहुत सारी कंडीशंस में हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है, जैसे आयोडीन डेफिशिएंसी, थायराइड सर्जरी, रेडिएशन थेरेपी, इन्फेक्शंस, लिथियम और अमायोडेरॉन जैसी मेडिसिन का साइड इफेक्ट, प्रेगनेंसी, पिट्यूटरी ट्यूमर, जेनेटिक प्रॉब्लम्स और फैमिली हिस्ट्री, एनवायरमेंटल कंडीशंस और पोल्यूशन। हाइपरथायराइडिज्म में थायराइड ग्लैंड नॉर्मल से ज्यादा काम करने लगता है, अधिक मात्रा में T3 और T4 हार्मोन्स बनने लगते हैं। ग्रेव्स डिजीज नाम की एक ऑटो इम्यून कंडीशन हाइपरथायराइडिज्म का सबसे कॉमन कॉज है। कुछ और कंडीशंस जिनकी वजह से हाइपरथायराइड प्रॉब्लम हो सकती है, थायराइड ट्यूमर्स, इन्फेक्शंस, रेडिएशन थेरेपी, सर्जरी, एनवायरमेंटल कंडीशंस और जेनेटिक्स। हाइपोथायराइडिज्म ज्यादा कॉमन है, हाइपरथायराइडिज्म के हमें कम केसेस देखने को मिलते हैं। अगला पॉइंट है सिम्टम्स। हाइपोथायराइड पेशेंट्स में वजन बढ़ना, शरीर पर सूजन आना, थकान, कमजोरी, कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज, ड्राई स्किन, बालों का झड़ना, हाथ पैरों और मांसपेशियों में दर्द, ठंड ज्यादा लगना, आवाज में बदलाव होना, कर्कशता आ जाना, डिप्रेशन और मेमोरी लॉस यानी याददाश्त कम होना जैसे सिम्टम्स देखे जाते हैं। लड़कियों में कुछ स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स होती हैं। 11-12 साल की एज पर शरीर में जो बदलाव होते हैं, जिनकी वजह से आगे जाकर पहला पीरियड आता है, ये बदलाव वक्त से पहले शुरू हो सकते हैं और टाइम से पहले फर्स्ट पीरियड आ सकता है। इसे हम अर्ली प्यूबर्टी या अर्ली मेनार्की बोलते हैं। लड़कियों में पीरियड का पैटर्न भी चेंज हो सकता है, पीरियड्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ सकती है, 2 पीरियड के बीच में गैप कम हो सकता है महीने में 2 बार पीरियड आ जाए। पीरियड्स के दौरान ब्लड का फ्लो ज्यादा हैवी हो सकता है, ज्यादा दिन तक ब्लीडिंग पॉसिबल है, हो सकता है पीरियड्स में ज्यादा पेन हो और ब्लड के साथ क्लॉट्स पास हो यानी खून के थक्के भी जाएं। इनफर्टिलिटी, अबॉर्शन और प्रेगनेंसी एसोसिएटेड कॉम्प्लिकेशंस के रिस्क बढ़ जाते हैं। अगर अनकंट्रोल्ड हाइपोथायराइडिज्म के साथ प्रेगनेंसी है तो होने वाले बच्चे में डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स यानी विकार की संभावना भी ज्यादा होती है। हाइपरथायराइडिज्म एक हाइपर मेटाबॉलिक कंडीशन है। इसमें बॉडी का मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाता है, जिसकी वजह से वजन कम हो सकता है, भूख ज्यादा लगती है,
पैल्पिटेशंस यानी दिल की धड़कन तेज होने की वजह से घबराहट महसूस हो सकती है, एंजाइटी, तनाव, कंपकपी, पसीना, डायरिया यानी लूज मोशंस, कमजोरी और गर्मी ज्यादा महसूस होना, इस तरह के सिम्टम्स देखे जाते हैं। फीमेल्स में स्पेसिफिक सिम्टम्स होते हैं। यंग लड़कियों में 11-12 साल की एज पर होने वाले चेंजेस हो सकता है अपने टाइम पर ना हो, डिले हो जाए, जिसकी वजह से हो सकता है पहला पीरियड भी देर से आए, जिसे हम डिलेड प्यूबर्टी या डिलेड मेनार्की बोलते हैं। लड़कियों में पीरियड पैटर्न बदल सकता है, हो सकता है 2 पीरियड्स के बीच में गैप बढ़ जाए, पीरियड्स की फ्रीक्वेंसी कम हो जाए, पूरा महीना स्किप हो जाए। पीरियड के दौरान फ्लो पहले के मुकाबले कम हो सकता है कम दिनों तक ब्लीडिंग हो। हाइपरथायराइड पेशेंट्स में भी अबॉर्शन और इनफर्टिलिटी के चांसेस ज्यादा होते हैं। बॉडी में एफएसएच, एलएच, प्रोलैक्टिन और प्रोजेस्टेरॉन जैसे हार्मोन्स होते हैं जो हमारी फर्टिलिटी मेंटेन करते हैं और हमें एक हेल्दी प्रेगनेंसी कैरी करने में हेल्प करते हैं। थायराइड प्रॉब्लम्स की कंडीशन में इस तरह के हार्मोन्स के लेवल भी बदलने लगते हैं, जिनकी वजह से हमारी फर्टिलिटी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है और प्रेगनेंसी के दौरान कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। हाइपोथायराइडिज्म में इंसुलिन रेजिस्टेंस भी देखा जाता है, जिसकी वजह से पीसीओएस यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के चांसेस ज्यादा होते हैं। अगला पॉइंट है ट्रीटमेंट। हाइपोथायराइडिज्म का ट्रीटमेंट लेवोथायरोक्सिन नाम की एक दवाई से होता है। ये गोली आपको रोज सुबह खाली पेट लेनी होती है और दवाई लेने के बाद अगले 30 मिनट तक कुछ खाना पीना नहीं होता। दवाई की क्या डोज लेनी होगी ये आपके डॉक्टर डिसाइड करेंगे, आपकी ब्लड रिपोर्ट्स और आपकी सिचुएशन को कंसिडर करने के बाद। यूजुअली जब हम पहली बार दवाई स्टार्ट करते हैं तो उसके 6 हफ्ते बाद हमें अपने थायराइड टेस्ट रिपीट करने होते हैं, ये कंफर्म करने के लिए कि दवाई का एक्सपेक्टेड रिजल्ट आया है या नहीं। एक बार जब आपकी सिचुएशन स्टेबल हो जाती है फिर आपको हर 6 महीने पर अपने थायराइड टेस्ट रिपीट कराने होते हैं। यूजुअली ये इलाज लॉन्ग टर्म चलता है, लंबे समय तक आपको दवाई लेनी होती है। ज्यादातर लोगों को लाइफ लॉन्ग मेडिकेशन लेनी होती है, पर कुछ केसेस में वक्त के साथ अपने आप थायराइड लेवल्स नॉर्मल होने लगते हैं और अगर आप एक फिट लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं तो हो सकता है आपको आगे दवाई लेने की जरूरत न पड़े। हाइपरथायराइडिज्म के लिए भी कुछ मेडिसिन यूज की जाती हैं, जैसे प्रोपाइलथायोयूरेसिल और मेथिमाजोल। कुछ केसेस में हमें रेडियो एक्टिव आयोडीन या सर्जरी की जरूरत भी पड़ सकती है। अगला सवाल आता है कि थायराइड प्रॉब्लम्स को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। शायद आपने बचपन में टीवी पर देखा हो या कभी रेडियो पर सुना हो कि आयोडीन युक्त नमक का सेवन करने से गॉइटर यानी घेंघा नहीं होता। आयोडाइज्ड सॉल्ट कंज्यूम करके हम आयोडीन डेफिशिएंसी से होने वाली थायराइड प्रॉब्लम्स को प्रिवेंट कर सकते हैं। आयोडीन युक्त नमक में जितना आयोडीन होता है वो हमारे लिए काफी है, उसके अलावा हमें किसी और आयोडीन सप्लीमेंट को नहीं लेना है। अगर हम बहुत ज्यादा मात्रा में आयोडीन सप्लीमेंट्स लेंगे तो उससे भी हमें नुकसान हो सकते हैं। आयोडाइज्ड सॉल्ट ही हमारे लिए काफी है। पर यह समझना जरूरी है कि आयोडीन डेफिशिएंसी के अलावा और भी बहुत सारे रीजंस की वजह से थायराइड प्रॉब्लम्स होती हैं और इनमें से ज्यादातर फैक्टर्स हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं। इसलिए अगर आपको थायराइड प्रॉब्लम डायग्नोज होती है तो खुद को बिल्कुल ब्लेम नहीं करना है। अपने लाइफस्टाइल या अपनी किसी आदत की वजह से आपको थायराइड की प्रॉब्लम नहीं हुई है। थायराइड प्रॉब्लम्स किसी को भी हो सकती हैं। बहुत हेल्दी और हेल्थ कॉन्शियस लोगों को भी थायराइड की दिक्कत होती है। बस इतना याद रखना है कि अपने सिम्टम्स का ध्यान रखें, टाइमली अपनी दवाइयां लेते रहें और अपने डॉक्टर से संपर्क में रहें। आपकी थायराइड प्रॉब्लम आसानी से कंट्रोल में आ जाएगी, कोई दिक्कतें नहीं आएंगी और आप पहले की तरह ही हेल्दी, हैप्पी और फुलफिलिंग लाइफ जी पाएंगे। अगर आपको थायराइड प्रॉब्लम डायग्नोज हुई है तो कुछ प्रिकॉशंस को फॉलो करना चाहिए। जहां तक संभव हो क्रूसीफरस वेजिटेबल्स से दूर रहें। क्रूसीफरस वेजिटेबल्स में आते हैं बंद गोभी, फूल गोभी, ब्रसेल्स स्प्राउट्स, ब्रोकली, पालक और शलगम। ये सब्जियां गोइट्रोजेनिक होती हैं, इनकी वजह से थायराइड दिक्कत बढ़ सकती है, इसलिए जहां तक संभव हो इन्हें अवॉइड करें या अगर आप इन्हें कंज्यूम करते हैं तो उबाल कर ही यूज करें। सोय प्रोडक्ट्स में भी कुछ मात्रा में गोइट्रोजेंस देखे जाते हैं, इसलिए अगर पॉसिबल हो तो सोय मिल्क और सोय बेस्ड फूड आइटम्स को अवॉइड करना चाहिए। हेल्दी डाइट और लाइफस्टाइल फॉलो करें। घर का बना हुआ फ्रेश, न्यूट्रिशियस और हेल्दी खाना खाएं। बाहर का पैकेज्ड और प्रोसेस्ड फूड अवॉइड करें। रेगुलर एक्सरसाइज बहुत ज्यादा जरूरी है। रोज 30 मिनट्स वॉकिंग, जॉगिंग या हल्की फुल्की एक्सरसाइजेस जरूर करें। रात को एक पूरी और अच्छी नींद सोएं और सुबह आधा घंटा जरूर निकालें योगा और मेडिटेशन के लिए। थायराइड पेशेंट्स में योगा बहुत ज्यादा यूजफुल पाया जाता है और उसके बहुत अच्छे आउटकम्स होते हैं। याद रखें कि थायराइड एक बहुत ही कॉमन दिक्कत है और दुनिया भर में लाखों लोग इसे फेस करते हैं।
पर अगर आप टाइमली डायग्नोसिस कराते हैं और सही ट्रीटमेंट लेते हैं तो आपके क्वालिटी ऑफ लाइफ में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता, आपकी लाइफ पहले जैसे ही रहती है। पर किसी वजह से अगर आपका डायग्नोसिस मिस हो गया या आपने सही ट्रीटमेंट नहीं लिया तो थायराइड आगे जाकर काफी ज्यादा परेशानी कर सकता है, लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। इसलिए जरूरी है कि अपनी प्रॉब्लम को इग्नोर ना करें, अपने सिम्टम्स का ध्यान रखें और अपने डॉक्टर से सही ट्रीटमेंट जरूर लें। थायराइड की वजह से फर्टिलिटी पर क्या असर आता है? अगर आपको थायराइड है और आप कंसीव कर चुके हैं, प्रेग्नेंट हैं, तो आपको क्या स्पेशल प्रिकॉशंस फॉलो करने चाहिए? थायराइड और पीसीओएस का आपस में क्या रिलेशन है और थायराइड की वजह से प्रोलैक्टिन से रिलेटेड क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं? इन सारे टॉपिक्स को मैं अपने आने वाले वीडियोस में और डिटेल में डिस्कस करूंगी, इसलिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। आशा है आज मैं आपके कुछ प्रश्नों के उत्तर दे पाई हूँ। अपने डाउट्स और क्वेश्चंस नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना न भूलें। हमारे चैनल सर्जी वाइज को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।